हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू शोले बॉलीवुड। तो यार आज एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जिस मूवी के अंदर अपनी बेटी को बचाने के लिए पिता किसी भी हद तक जा सकता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा पागलपन चुनता है जिसकी वजह से न जाने कितने मासूमों की जान जाती है। तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत है जो सियोल के डॉक्टर जीसू के दवाखाने से होती है, जहाँ वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता रहता है और जो डॉक्टर की बेटी है जो वहाँ पर फैले हुए वायरस की चपेट में आ जाती है और मरने की हालत में होती है, लेकिन डॉक्टर उसे बचाने के लिए सारी हदें पार करता है। डॉक्टर की बेटी जो सिर्फ अपने पिता यानी कि डॉक्टर जीसू की बदौलत ही जिंदा है। तो जैसे ही लैब दिखाई जाती है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होने वाले जानवर चारों तरफ घूमते हुए नजर आते हैं। साथ ही डॉक्टर जीसू अपने असिस्टेंट को मारकर उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोरिया की पुलिस उस लैब के अंदर आ जाती है और डॉक्टर के ऊपर लगे आरोपों की वजह से डॉक्टर को गिरफ्तार करने लगती है। डॉक्टर के ऊपर 100 से ज्यादा मासूमों की जान लेने का आरोप लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास पुलिस आती है तो वह अपने आप को सही साबित करने के लिए खुद को इंजेक्ट करने लगता है। वैसे ही एक पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है। तभी अचानक उस एरिया के अंदर एक भयानक भूकंप आता है जिस वजह से सभी बिल्डिंगें टूट के गिरने लग जाती हैं और कुछ ही पलों में सारी बिल्डिंगें नीचे गिर जाती हैं। देखते ही देखते लैब और बिल्डिंग सभी धूल में मिल जाती हैं। ये खौफनाक मंजर देख के सभी पुलिस वाले वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर जीसू है अपनी बेटी के लिए वहां पे रुक जाता है और कुछ ही पलों में सारी बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है और वहां पे सिर्फ बंजर जमीन रह जाती है। लेकिन कभी यहाँ पे एक शहर हुआ करता था। बचे हुए लोग हैं जो छोटे छोटे कस्बों में अपना गांव बनाकर रहने लग जाते हैं। जीने के लिए उन्हें 2 वक्त का खाना और पानी मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और खास तौर पे पीने के लिए साफ पानी, क्योंकि भूकंप के बाद वहाँ पे बारिश नहीं हुई और पानी है जो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन मुसीबत वहाँ पे ये नहीं थी कि पानी और खाना नहीं मिल रहा। इस गांव के बाहर कुछ ऐसे शिकारी भी रहते हैं जो खाना और पानी के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए खाना और पानी की खोज में कुछ ही बहादुर लोग हैं जो गाँव से बाहर जाते हैं और गाँव वालों के लिए खाना लेकर आते हैं। भूकंप को गुजरे अब 3 साल हो चुके हैं और वहाँ पे एक जीवन नाम के लड़के को दिखाते हैं जो शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। कुछ ही दूरी पर उससे किसी के घुराने की आवाज आती है। जवान तेजी से कार के पीछे छुप कर देखता है। देखने से पता चलता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ है। तुरंत ही वो अपनी तीर निकालता है और उस पे हमला कर देता है और मगरमच्छ है जो वहीं पे ढेर हो जाता है। जीवन आज अपना शिकार करके खुश था। वह तेजी से अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मगरमच्छ अभी भी जिंदा है। अचानक से मगरमच्छ उठकर जीवन के पीछे पड़ जाता है। दरअसल जीवन ने जो तीर मारा था वो अच्छी तरह से नहीं लगा और ना ही वह तीर इतना पावरफुल था कि एक मगरमच्छ को मार सके। तभी जीवन अपनी जान बचाते हुए कार के अंदर चला जाता है, लेकिन मगरमच्छ उसका पीछा करता है और जीवन को मारने के लिए मगरमच्छ कार की खिड़की के अंदर अपना मुंह डाल लेता है। उसी समय आकर क्रोकोडाइल को वहां से खींचकर फेंकते हुए एक तलवारबाज दिखाई देता है और तलवारबाज एक ही झटके में उस मगरमच्छ को मार देता है। जीवन और ये तलवारबाज दोनों दोस्त हैं और वह मरे हुए मगरमच्छ को लेकर अपने गाँव में आते हैं, जहाँ वह मगरमच्छ के मांस को बेचते हैं और बदले में कुछ चीजें लेते हैं। और तभी वहाँ पे एक ऊना नाम की लड़की है जो मगरमच्छ का मांस लेने के लिए लाइन में खड़ी होती है, जहाँ सुना के साथ कुछ लोग फ्लड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुना उसे नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक गैंग आ जाती है और गैंग में एक व्यक्ति सामने आकर सबको बहुत गंदी तरह से मारता है और वह किसी की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि हमें यह आदमी चाहिए, लेकिन कोई इस आदमी को नहीं पहचानता। लेकिन गैंगस्टर डिसाइड करते हैं कि जो भी इस तस्वीर से मिलता हुआ इंसान होगा उस व्यक्ति को हम उठाकर ले जाएंगे। यह देखकर भीड़ में खड़ा हुआ एक व्यक्ति गैंगस्टर की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन गैंगस्टर उसी वक्त उसका हाथ काट देता है और अगले ही पल गैंगस्टर है जो सोना को छेड़ने लगता है, लेकिन सोना उस पर ध्यान नहीं देती। इससे गुस्सा होकर गैंगस्टर सोना के बाल पकड़ते हुए सोना की दादी को धक्का देता है और उसे नीचे गिरा देता है। इनके बचाव के लिए जीवन आगे आता है और उनके साथ लड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद उनकी आपसी लड़ाई हो जाती है।
शुरुआत में जीवन एक दो लोगों को मारता है, लेकिन जल्द ही सभी गैंगस्टर एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब तक ये सब देखकर उसका दोस्त नेमसेन बोर हो जाता है, इसलिए जीवन को बचाने के लिए उसे आगे आना पड़ता है। देखते ही देखते कुछ ही समय में वो सभी को ढेर कर देता है, और जिसके बाद नेमसन उस गैंगस्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वह बताता है कि हम टाइगर नाम के एक आदमी के लिए काम करते हैं, उसी के कहने पर हम यहाँ पर आए हैं। नेमसन को यह नाम सुना सुना लगता है, और साथ ही नेमसन ये भी देखता है कि उस गैंगस्टर के पास पीने वाला पानी है, और वो पानी के बारे में उससे पूछता है। नेमसन के पूछने पर गैंगस्टर बताता है कि हमें पास ही के अपार्टमेंट में ये पानी मिला है, वहाँ पर रहने वाले लोगों ने पानी को साफ कर पीने लायक बनाया हुआ है, और वह बताते हैं कि उनके पास साफ खाना है और पीने के लिए पानी भी है। और अब नेमसन अपना नाम बताता है, और गैंगस्टर उसका नाम सुनते ही डरकर वहां से भाग जाते हैं। गैंगस्टर के भागने के बाद कुछ ही देर में वहां पे कुछ लोग आते हैं जो कि उसी अपार्टमेंट से हैं। देखने में वे काफी एजुकेटेड और प्रोफेशनल लगते हैं। ये सभी लोग उसी अपार्टमेंट में से आए हैं जहाँ पे साफ पानी और खाने के लिए साफ वस्तुएं मिलती हैं। ये लोग दूर दराज में रहते हैं, और ये लोग उस अपार्टमेंट में टीनेजर को अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, क्योंकि बच्चे आने वाले उनका फ्यूचर हैं। और वे सोना को अपने साथ ले जाने के लिए पूछते हैं, और सोना उनका ऑफर है जो एक्सेप्ट कर लेती है, और वे ये बात अपनी दादी को बताती हैं। दादी एकदम तो मना करती है, लेकिन फिर दादी मान जाती है, और वह अपनी दादी के साथ रात होते ही अपार्टमेंट के लिए निकल पड़ती है। सोना और उसकी दादी के साथ और भी काफी लोग हैं जो उस अपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। अंधेरे में चलते चलते सोना और बाकी लोग किसी को चलते हुए देखते हैं, लेकिन पूछताछ के बाद पता चलता है कि वह भी किसी गाँव के लोग हैं जो उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद वहाँ के सभी लोग हैं जो काफी थक जाते हैं, और इसी बीच सोना की दादी भी काफी थक जाती है, और उसकी बॉडी है जो जवाब देने लगती है, जिसकी वजह से वह वहीं पर गिर जाती है। अब वो आगे नहीं चल सकती। सेम हालत एक दूसरी लड़की के पिता की भी होती है, और ये सब देखकर उन्हें ले जाने वाले प्रोफेशनल आदमी कहते हैं कि आज की रात के लिए तुम्हारी दादी और तुम्हारे पिताजी को रेस्ट करने के लिए यहीं पास में बने एक मेडिकल हाउस में ले जाते हैं, ताकि वह वहां पर आराम कर सके, और कल वापस हमें इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ ही मिनट के बाद इस पूरे ग्रुप को वह कार मिल जाती है जो उन्हें ले जाने के लिए वहां पर इंतजार कर रही थी। इसे देखकर सोना मन में कंफ्यूजन आती है कि अगर कार इतनी नजदीक है तो मेरी दादी को और उस लड़के के पिता को पीछे क्यों छोड़ा। यह सुनकर वहाँ के सर्जन है जो उसे शांत कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सोना की दादी और बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जिन दोनों को दो ऑफिसर उस जगह ले जाते हैं जहां पर भूकंप की वजह से खाई बनी हुई है, और वह ऑफिसर है जो उस आदमी को खाई के नीचे फेंक देता है, और दूसरा ऑफिसर है जो सोना की दादी को मार देता है। ये सब जीवन और नेमसन देख लेते हैं जो अभी शिकार करने के लिए बाहर निकले हुए थे, और दोनों ऑफिसर उनकी आवाज सुन लेते हैं और गोलियां चलाते हैं। नेमसन तेजी से दोनों ऑफिसर के ऊपर हमला करके नीचे गिरा देता है। जीवन और नेमसन प्लानिंग के साथ उन दोनों ऑफिसर को मार देते हैं, लेकिन वह दोनों ऑफिसर हैं जो मरने का नाम ही नहीं लेते। वे बार बार से जिंदा हो जाते हैं। अब जीवन बड़ी चालाकी से उनमें से एक ऑफिसर को अपने पीछे लगाकर अपने द्वारा बिछाए गए जानवरों के जाल में फंसा देता है, लेकिन वह खुद को फ्री करके एक बार फिर से जीवन का पीछा करता है। मगर जैसे ही जीवन उससे मारने लगता है, और तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वह उस ऑफिसर का गला काट देती है और जीवन की जान बचाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस पर दूसरा ऑफिसर हमला करता है, पर यहाँ पर वह आकर चाकू फेंककर उसका ध्यान भटकाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर नेमसन उस चाकू से उस ऑफिसर को मार देता है। और इसके बाद में जीवन और नेमसन सोना की दादी को दफनाते हैं। और अब वह लड़की जिसका नाम एना है, वह उन्हें बताती है कि मैं पहले एयरफोर्स में सोल्जर थी, और अब मैं उसी अपार्टमेंट में जा रही हूँ जहाँ पर सोना को ले जाया जा रहा है, ताकि मैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को बचा सकूं। और वह लड़की बताती है कि हम भूकंप के बाद जो सर्वाइवर बचे हैं उनकी मदद करते हैं। दरअसल भूकंप के बाद में जो भी सर्वाइवर बचे हैं, हम उन्हें एक सुरक्षित बिल्डिंग के अंदर सही सलामत लेकर जाते हैं।
और वहीं पे उनको रखते थे। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर कुछ ही समय बाद पेरेंट्स की शिकायत आने लगी कि जो बच्चे डॉक्टर जीसू के पास गए हैं वह कभी वापस नहीं आए। इसी बात को लेकर इन्होंने वहां पर विरोध किया, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। उसने बताया कि कोशिश करने वाले जितने भी मेरे साथी थे उनको सभी को मार दिया, और डॉक्टर ने इन्हों से कहा कि मैं यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने तुरंत सोल्जर को शूट कर दिया, लेकिन शूट करने के बाद सोल्जर वहाँ पे दोबारा खड़ा हो गया। तभी डॉक्टर जीसू ने कहा कि मेरा एक्सपेरिमेंट ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। ये सब सुनकर मुझे वहाँ पर बहुत गुस्सा आया और मैंने डॉक्टर पर हमला कर दिया, लेकिन तभी पास खड़े मेरे साथियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदकर वहाँ से भागना पड़ा। ये सब सुनकर वैन और नैन्सन को पता चलता है कि सोना किसी मुसीबत में है और इसलिए वह इन्हों की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग सोना को बचाना चाहते थे जो किसी वक्त उन्हीं के साथ रहती थी। लेकिन इसके लिए उन्हें एक अच्छे प्लान की जरूरत थी ताकि वह बिल्डिंग के अंदर आसानी से घुस सकें। पास ही एक टूटी फूटी बिल्डिंग में गैंग्स आपस में मनोरंजन करते हुए दिखाई देते हैं, और वह गैंग्स है जो आम लोगों को अपने परिवार की जान बचाने के लिए आपस में तब तक लड़ने के लिए कहते हैं जब तक उनमें से एक की मौत ना हो जाए। एक के बाद एक लड़ाई में कत्लेआम मचने के बाद गैंग लीडर टाइगर दूसरी गैंग लीडर से पूछता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी दांव लगाने के लिए कुछ बचा है? इस बात को सुनने के बाद दूसरा गैंग पूरी तरह से भड़क जाता है। दोनों गैंग्स के बीच गैंगवार हो जाती है। दोनों गैंग के लोग बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी टाइगर को हाथ नहीं लगा पाता, जो कि अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। और उन गैंग के बीच एक एक करके सभी लोग मारे जाते हैं, बस कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं। और वहाँ पे नैम्सन अपने साथियों के साथ वहाँ आकर टाइगर की मदद करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि टाइगर और नैम्सन एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे जब वे बॉक्सिंग किया करते थे। लेकिन एक मैच के दौरान नैम्सन ने टाइगर को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी बॉक्सिंग छूट गई। इसी बात का बदला लेना चाहता था टाइगर, और आज जाकर उसे एक मौका मिला है। दोनों गैंग आपस में मिलकर टीम बना लेते हैं, लेकिन ये गैंग के लोग हैं एमसन को मारने में नाकामयाब रहते हैं, ज्यादा देर उनके सामने नहीं टिक पाते। और वह जीवन भी वहाँ पर काफी बहादुरी से लड़ता है और वहाँ पे जितने भी सिविलियंस जो कैद में थे उन सभी को छुड़वा देते हैं। और उसके बाद में नैम्सन टाइगर से मदद मांगता है, लेकिन टाइगर है जो मदद करने से मना कर देता है, और वहीं पे नैम्सन उसे पंच मारकर ढेर कर देता है। और जैसे ही नैम्सन को टाइगर मारता है तो गैंग के सभी लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन नैम्सन और उसके साथी कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। सभी क्रिमिनल से साफ पानी के बारे में पूछते हैं। इस पे टाइगर नैम्सन को बताता है कि मैं ही हूँ जो साफ पानी और खाने के बदले आम लोगों को और उनके बच्चों को उस बिल्डिंग या उस अपार्टमेंट तक पहुँचाता हूँ, लेकिन हम लोग को बस डिलीवरी के समय ही उस बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। इसीलिए नैम्सन को अब इन बातों का ध्यान रखते हुए एक जबरदस्त प्लान बनाना था ताकि वह उस बिल्डिंग के अंदर घुस सके। और दूसरी तरफ सोना जब उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है तो वहां पर बिल्डिंग को देखकर तंग रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे बिजली के लिए सोलर पैनल, खाने के लिए गार्डन में सब्जियां और इनका ध्यान रखने के लिए चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स। सोना और उनके साथी जब वह उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। तभी डॉक्टर जीसू बाहर आकर खुद को बिल्डिंग का लीडर कहकर इंट्रोड्यूस करता है और सभी को बोलता है कि आप सबको यहाँ पे साफ पानी और खाना मिलेगा। और डॉक्टर अपने आदमियों को कहता है कि सभी को पीने के लिए साफ पानी दो। तभी सोना उस पानी में से अपनी दादी के लिए पानी बचाती है। जल्द ही सभी बच्चों को उनका नया कमरा मिलता है, जहाँ सभी चीजों की सप्लाई देखकर सोना शॉक्ड हो जाती है। साफ कपड़े, पीने के लिए साफ पानी, सब कुछ यहाँ पर मौजूद था। ये सब देखने के बाद सोना अपने टीचर को अपनी दादी के बारे में पूछती है, जिसका जवाब देते हुए टीचर कहती है कि हमारे लोग उन्हें लेने के लिए वहां पर गए हैं और वह तुम्हारी दादी को यहाँ पर लेकर आएंगे। और तभी डॉक्टर जीसू अनाउंस करता है कि जिन भी बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उन बच्चों में से 4 टॉप बच्चों को उनकी फैमिली के साथ 8th फ्लोर पे सबसे अच्छे कमरे में रखा जाएगा और उन्हें खाने के लिए और पीने के लिए फ्री में पानी मिलेगा।
और किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर सभी बच्चे और उनके परिवार वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन टीचर से बात करने के बाद में पेरेंट्स को पता चलता है कि अभी सिर्फ बच्चे ही 8th फ्लोर में रहेंगे, बाकी पेरेंट्स को बेसमेंट में रहना होगा और अपने बच्चों के लिए साफ पानी कर बोतल में पैक करना होगा। और नीचे बेसमेंट में रहने वाले पेरेंट्स को काफी घंटों तक काम करना पड़ता है और इसके अलावा उन्हें अपने बच्चों से मिलने की परमिशन भी नहीं होती। और इसी बीच टीचर आकर डॉक्टर को बताती है कि सोना और एक और बच्चा जो दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी तरह से फिट हैं। ये सुनकर डॉक्टर जीसू टीचर को उन्हीं बच्चों को पानी पिलाने के लिए कहता है। इसके बाद में टीचर है जो सोना को क्लास में लेकर जाती है और बच्चों से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन सोना को अपने सामने बैठे सभी बच्चों को देखकर कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि सभी के कान के पीछे अजीब सा कट लगा हुआ है और सभी स्टूडेंट काफी शांत दिखाई दे रहे हैं और उन्हें किसी के आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे सोना का शक है जो बढ़ने लग जाता है। जल्द ही यह क्लास एक प्रोग्राम में जाती है जहां हर समय सभी बच्चों को बताया जाता है कि कैसे डॉक्टर जीसू इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं और कैसे वह एकमात्र सर्वाइवर हैं जो हमें मुसीबतों से बचा रहे हैं। और वह कहते हैं कि आज क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चों को साफ पानी पीने के लिए मिलेगा। और क्लास खत्म होते ही टीचर उनको बताती है कि जो आपको साफ पानी दिया गया है वह पीना आपके लिए लाजमी है। और ये सब सुनने के बाद सोना को डाउट है जो क्लियर हो जाता है, इसलिए सोना वहाँ का पानी नहीं पीती। जल्द ही जीसू क्लास में आकर सभी बच्चों को लेक्चर देते हुए सोना की एक फ्रेंड हेल्पर के रूप में चुनते हैं। सोना के द्वारा अपनी दादी के बारे में पूछने पर यह कहकर शांत किया जाता है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेडिकल इमरजेंसी में रखा गया है। अपनी बात खत्म करने के लिए जीसू उसे पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन सोना को पूरी तरह से शक था कि इस पानी के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसीलिए सोना कुछ ऐसा करती है कि जैसे उन्हें लगना चाहिए कि वह पानी पी रही है, पर असल में वह पानी नहीं पी रही। और थोड़ी ही देर बाद में हमें पता चलता है कि जीसू है जो छुपकर अपनी बेटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वहीं सोना छुपते छुपाते डॉक्टर जीसू की लैब में पहुंच जाती है और जहाँ उसे पता चलता है कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जीसू ने अपने शुरुआती टेस्ट हैं जो छोटे बच्चों पर किए थे, लेकिन उनमें से एक भी जिंदा नहीं बच पाया। इसके बाद सुना एक दरवाजा खोलकर अपने सामने टेबल पर लेटी हुई एक फ्रेंड को देखती है जिसे जीसू ने अपना हेल्पर बनाया था। उसके कान के कट के चलते वह मशीन से कांटेक्ट होती है। अब जीसू लैब की तरफ आ रहा है, इसलिए सोना जल्दी से वहां पे छुप जाती है और जिसके बाद सोना के दोस्त जिसे हेल्पर बनाया गया था उसके पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं, जो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हमारी बेटी को आजाद कर दो। डॉक्टर जीसू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं इसी की भलाई के लिए यह सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उस लड़की के पेरेंट्स वहाँ पे नहीं मानते। वह अपनी बेटी की बॉडी के ऊपर जो भी वायर्स लगे होते हैं उनको हटाने लग जाते हैं, जिससे वह मशीन से डिस्कनेक्ट हो जाती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वह लड़की वहाँ पर तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है। और यह देखकर डॉक्टर जीसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसके पिता को मार देता है और जब उस लड़की की मॉम भाग कर आती है तो डॉक्टर के साथी उसे पीछे से गोली मार देते हैं और सुना ये सब कुछ छिपकर देख रही है। उसे सब कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर और डॉक्टर्स की टीम अगला टारगेट है जो सोना को बनाते हैं और इसके लिए वह उसे मशीन से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जीसू सबको बताता है कि हमारे यहाँ का पानी पीने की वजह से जितने भी टीनेजर्स हैं उनके अंदर एक ऐसा फ्लूइड रिलीज होता है जो हमारे लिए सीरम का काम करते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ नैमसन को दिखाया जाता है जो कि टाइगर के साथ उस ट्रक में अपने साथियों के साथ यहाँ तक पहुँच चुका है। टाइगर कहता है कि मैं बच्चों की डिलीवरी लाया हूँ, लेकिन आज डिलीवरी का वक्त नहीं होता, इसलिए गार्ड को उन पर शक होता है और ट्रक को चेक करने लगता है और यह अपने ट्रक को वहां से निकालकर आगे क्रैश कर देते हैं। जिसके बाद वहां पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं। ये अपने हथियारों से उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और यहाँ पर नैमसन और उसके साथी उन गार्ड्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि टाइगर एक जगह पे छुपा रहता है। और अब हमें दिखाते हैं कि टाइगर के बहुत से पुराने साथी जो यहाँ पर कैद हैं, अब उन सबको आजाद कर दिया जाता है, लेकिन अब वह इंसान
इंसान नहीं, उन पर भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, वह पूरी तरह से बदल चुके हैं, जो कि ज़ॉम्बीज़ की तरह लग रहे हैं, इसलिए ये उन्हें पर हमला कर देते हैं। एम्सर और जीवान यहाँ पर इन्हें की मदद करते हैं, जिसके बाद ये सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। और अब डॉक्टर जिसको पता चला है कि यह तीनों अंदर आ चुके हैं, क्योंकि वह उन्हें कैमरे में देख रहा होता है, इसलिए स्पीकर में वह इन तीनों को धमकी देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन नैमसन यहाँ से जाने से मना कर देते हैं, और जिसके बाद नैमसन अपनी टीम को बोलता है कि तुम सोना को ढूंढो, मैं यहाँ पे सभी सोल्जर को संभालता हूँ। और ये सोल्जर नैमसन के ऊपर हमला कर देते हैं, जबकि जीवान और इनो सोना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर नैमसन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन नैमसन बहुत ही बहादुर होता है, वह इन सब के ऊपर हमला कर देता है और सबका सफाया कर देता है, और नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी पेरेंट्स होते हैं, और इन सब पेरेंट्स को वह आजाद कर देता है। कहता है कि तुम अपने बच्चों को ढूंढो, और वहीं दूसरी तरफ सोल्जर को मारते हुए आगे बढ़ता है। ये सभी का सफाया कर देते हैं, और अब इनके सामने बचता है जीसू के साथी के बीच में और इनो के बीच में घमासान लड़ाई। और इसके बाद में इनो के साथ जो पहले काम कर चुके साथी हैं, उनके बीच काफी ज्यादा घमासान युद्ध होता है, लेकिन वह इनो से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर वो वायरस इंजेक्ट किया होता है, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा ताकत मिलती है। उसे हराना इतना आसान नहीं था, हालांकि उनकी आंख पर और पैर पर वार करने पर वह कामयाब हो जाती है। लेकिन वह सोल्जर इनो को बताता है कि मेरे अंदर एक लेजर की स्किन है, इसलिए मुझे हराना आसान नहीं। इसके बाद में इनो उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। और दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है, जो ऊपर फ्लोर तक पहुंच जाता है। वहां पर क्लासरूम है, वह गार्ड को मारकर टीचर को होस्टेज बना लेता है और सभी बच्चों को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वह ये देखकर सरप्राइज रह जाता है कि वहां से एक भी बच्चा नहीं हिलता, क्योंकि वह सभी डॉक्टर के प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके थे और उनके अंदर सीरम इंजेक्ट हो चुका था। जिसके बाद जीवेन टीचर से लैब का रास्ता पूछता है और वह वहां से निकलकर लैब की तरफ जाते हैं। तभी उनके सामने एक सोल्जर आ जाता है, जो उनको आगे बढ़ने के लिए रोकता है, लेकिन वहां पे नैमसन पहुंच जाता है। नैमसन जीवान को कहता है कि तुम जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। वह दूसरी तरफ हमें डॉक्टर जीसू दिखाया जाता है, जो सोना के शरीर के अंदर से सीरम निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। और जैसे ही वह अपनी बॉडी में सीरम इंजेक्ट करता है तो उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि सोना ने वह पानी नहीं पिया था जो डॉक्टर ने उन्हें पीने के लिए दिया था, जिससे उसकी बॉडी में पावरफुल सीरम बनता। डॉक्टर जीसू को जब यह पता चलता है तो वह सोना के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर हमला करता, वहाँ पर जीवेन टीचर के साथ पहुंच जाता है। अब जीवेन के पीछे एक सोल्जर भी होता है, जो उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद में डॉक्टर जीसू सोल्जर को ऑर्डर देता है कि मेरी बेटी की बॉडी है जो एक ब्रीफकेस में डाल दो, और वह खुद है जो सीरम की ट्यूब्स को इकट्ठा करने में लग जाता है। अब वह लैब में पहुंच जाता है और वह गार्ड की गन को छीनकर टीचर को शूट कर देता है। टीचर डॉक्टर जीसू की मदद मांगती है, लेकिन वह मदद करने की बजाय वहां पर एक ग्रेनेड फेंक कर चला जाता है। इससे पहले कि ग्रेनेड फटता, वहां पर भागकर जीवेन सोना को स्ट्रक्चर के साथ पलट देता है, जिससे वह बम के धमाके से बच जाते हैं। ग्रेनेड के धमाके की आवाज सुनकर इनो, जो कि बेहोश थी, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह डॉक्टर जीसू जब वहां से भाग रहा होता है तो सभी पेरेंट्स उसे देख लेते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लग जाता है, जिससे सभी पेरेंट्स है जो डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अब डॉक्टर जीसू अपनी गन निकालकर पागलों की तरह वहां पे फायर करने लग जाता है और वहां पे न जाने कितने ही मासूमों की जान ले लेता है, और गलती से कुछ गोलियां उस ब्रीफकेस पे लग जाती हैं जिसके अंदर उसकी बेटी थी। साथ ही उस सीरम की बोतल भी टूट जाती है, जिससे उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। और अब वहां पर सभी आ जाते हैं। डॉक्टर को सोना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसे लगता है कि ये सब सोना की वजह से हुआ है, और यही सब सोचकर डॉक्टर सोना पर गोलियां चलाने ही वाला होता है, लेकिन एन वक्त पर नैमसन उसे गोली मारकर वहां पर उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। और डॉक्टर के मरने के तुरंत बाद काले बादल छा जाते हैं और वहाँ पे घनघोर बारिश होती है, और वहाँ पर काफी समय के बाद में बारिश हुई थी। 23 सालों से लोगों ने साफ पानी नहीं पिया था, लेकिन अब उनको पीने के लिए साफ पानी मिल चुका है।
और तभी नैमसन वहाँ पर अनाउंस करता है कि अब किसी को कोई खतरा नहीं, यहाँ पर अपनी सोसाइटी बनाकर रह सकते हो। लेकिन नैमसन, जीवान और सोना वहाँ पर नहीं रुकते, वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। नैमसन सोना को उसकी मरी हुई दादी की कब्र पर लेकर जाता है। सोना अपनी दादी की कब्र पर जाती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा रोती है और उसके बाद में वह अपने गाँव वापस आ जाते हैं। तो इस मूवी की कहानी आपको कितनी पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के लिए इतना पागल ना हो कि अपने मतलब के लिए हम मासूमों की जान लें। और वहीं नैमसन और जीवान की बहादुरी के चलते न जाने कितने ही मासूमों की जान जाने से बची। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।